हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 24 में हम लोग हैं जो एग्रीकल्चर को लेकर बात करता है और उसके अभी तक हम लोग जो है 5 पार्ट देख चुके हैं, 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि एग्रीकल्चर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड रहती हैं। हमने उसके बाद कुछ क्रॉप्स जो होती हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में समझा, क्रॉपिंग क्या होती है ये समझा, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है ये पूरा समझा, फार्मिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की और पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात भी की है, जैसे कि पर्माकल्चर है। उससे पहले हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में ही हमने मैन्योर्स को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये सारी बातें अभी तक इस चैप्टर में हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को और मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और वो मिस आपसे बिल्कुल भी ना हो। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप उस लिंक के थ्रू जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको सारे के सारे वीडियोज़ बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, यानी कि एड फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी अपनी सुविधा अनुसार जो है उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्विजेस भी वहाँ पर अपडेट किए जाएंगे अगर पॉसिबल होगा तो। अदरवाइज नोट्स और एड फ्री वीडियो जो है वो वहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट्स में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर को लेकर, चैप्टर 24 एग्रीकल्चर को पार्ट 6 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो है वीड्स। ठीक, अब ये वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट। ठीक है, यानी कि एक तरीके के प्लांट होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट होते हैं जो अनवांटेड है, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी हमें डिज़ायर नहीं है, वो होते हैं ये। ठीक है, that interfere with utilization of land and water resources and thus adversely affect the crop production and human welfare। ठीक है, अब ये अगर हमने कोई क्रॉप उगाई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ की क्रॉप उगाई है, राइस है, वीट है, कुछ भी है, मेज़ है ना, तो उसके साथ ऐसा है कि उसी जगह पर, यानी कि उसी लैंड पर कुछ अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट जो है वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या है कि अब ये जो अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये कुछ तो लैंड कंज्यूम करेंगे, मतलब लैंड ऑक्यूपाई करेंगे, और कुछ जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो इससे क्रॉप्स के लिए लैंड और क्रॉप्स के लिए जो वाटर रिसोर्सेज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉप मतलब जो हम डिजायर्ड क्रॉप है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए चीज़ें कम हो जाएंगी, तो उससे क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, और जो फिर ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो उससे इनकम वगैरह कम होगी और ह्यूमन वेलफेयर भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो इसका मेन इफेक्ट था, या मेन इसके बारे में बात थी अबाउट द वीड्स। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ये देख लेते हैं। वीड जो है वो मेन क्रॉप के साथ कंपीट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही जगह पर हो रहा है तो कंपीट करेगा। किस किस चीज़ के लिए कंपीट करेगा? एक तो स्पेस, यानी कि वही लैंड को लेकर, ठीक है, फिर लाइट को लेकर, मॉइस्चर मतलब वाटर को लेकर, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को लेकर। तो उससे सबसे क्या होगा कि रिडक्शन इन यील्ड, यानी कि जो क्रॉप की पैदावार है, जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फार्म प्रोड्यूस लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और स्किन, इनकी क्वालिटी को भी ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक, पेस्ट और पैथोजेंस के लिए ऑल्टरनेट होस्ट का काम करता है, क्योंकि पेस्ट और पैथोजेंस क्या है, वो जनरली अगर मान लीजिए कोई इस तरीके की अनडिजायरेबल क्रॉप्स या जो वीड है वो अगर नहीं होती तो वो सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉप थी उस पर लगते। अब ये पेस्ट और पैथोजेंस को एक और होस्ट मिल गया इन द फॉर्म ऑफ वीड, तो वहां पर भी ये पेस्ट और पैथोजेंस भी वहां पर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे और उससे भी जो है जो आपकी मेन क्रॉप है उसको असर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन बींग्स को ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है, जैसे कि एक ग्रास होती है जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसको आप लोग अगर जानते हो
या आप लोगों ने पहले सुना है, हम लोगों ने इसको पहले डिस्कस भी किया है, इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको इमोशनल होके ऐसे मत समझिएगा, कांग्रेस ग्रास इसका जस्ट एक नाम है। ठीक है, तो पार्थेनियम जो है वो एलर्जी भी कॉज करता है, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी या ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए भी ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक, इसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ड्यू टू वीडिंग प्रॉब्लम। अब ये वीडिंग प्रॉब्लम मतलब अब वीड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रॉप के लिए तो सही नहीं है ना, क्योंकि क्रॉप के साथ कंपीट कर रही है, उसकी रिडक्शन को, उसकी यील्ड को वो रिड्यूस करेगी, तो उसके लिए उस क्रॉप को क्या करा जाएगा, हटाया जाएगा, है ना। और क्रॉप को हटाने के लिए कुछ चीजें जो है वो एम्प्लॉय की जाएंगी। ठीक है, तो उसमें फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बढ़ जाएगी। जो एक्वेटिक वीड होती है, दे ट्रांसपायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। जो एक्वेटिक वीड है यानी कि ऐसी वीड जो पानी में उगती है, ठीक है, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में ट्रांसपायर करती है, मतलब काफी ज्यादा एरिया में वो रहती है, काफी ज्यादा पानी के एरिया में वो रहती है, और वो पानी का जो फ्लो है उसको भी क्या करती है, बाधा पहुंचाती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ठीक, इसके बाद लैंड की वैल्यू को भी ये कम करती हैं, जैसे कि इफ साइनोडॉन एंड पार्थेनियम आर प्रेजेंट इन द लैंड, तो लैंड की वैल्यू को भी ये थोड़ा क्या करेंगी, कम कर देंगी, गिरा देंगी। एंड सम वीड्स आर पॉइजनस टू लाइव स्टॉक, और कुछ वीड्स ऐसी हैं जो लाइव स्टॉक के लिए पॉइजनस है। लाइव स्टॉक मतलब आपके वही जो पशु वगैरह है जिनका पालन चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर लाइव स्टॉक के लिए कुछ वीड जो है वो पॉइजनस है और अगर वो लाइव स्टॉक उस पर फीड करते हैं तो उनकी हेल्थ पर भी फिर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए आपके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीड जो है ये ओवरऑल हमारे लिए जो है हार्मफुल ही है, ठीक है ना। कुछ वीड्स ऐसी भी है जो बेनिफिशियल होती है। तो वीड्स के बेनिफिशियल इफेक्ट्स की अगर हम बात कर ले तो वो क्या है, वीड जो है एज अ सॉइल बाइंडर की तरह काम करती है, मतलब मिट्टी को पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। मैन्योर की तरह भी इनको यूज किया जा सकता है। कुछ वीड्स ऐसी हैं जिनको ह्यूमन फूड की तरह, फॉल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। वीड्स को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, मैट्स एंड स्क्रीन्स की तरह इनका यूज होता है, ठीक है। और कुछ वीड्स ऐसी हैं जिनको मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। मेनी वीड्स हैव ग्रेट थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड एज मेडिसिन, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल फिर नाम थोड़ा सा टिपिकल से है, तो ज्यादा दिक्कत अगर हो रही है याद करने में तो कोई परेशानी नहीं है। सच इस तरीके के जो नाम वगैरह हैं वो जनरली आपको वो याद रखने ज्यादा जरूरी है जो हाल फिलहाल में न्यूज वगैरह में बने हुए हैं वो, ठीक है ना। अदरवाइज ये सारे के सारे नाम ऐसा याद रखना इतना आसान भी नहीं है और इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है फाइलेंथस निरूरी, यूज फॉर जॉइंडिस, ठीक है। एक्लिप्टा एल्बा, यूज फॉर स्कॉर्पियन स्टिंग। सेंटेला एशियाटिका, इंप्रूव्स मेमोरी। इसके बाद साइनोडॉन डेक्टलिन है, एस्थमा और पाइल्स के लिए यूज किया जाता है। साइप्रस रोटुंडस जो है वो मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद कुछ वीड्स का एक फंक्शन ये भी है कि वो इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, वीड्स आर यूजफुल एज इंडिकेटर्स ऑफ गुड एंड बैड सॉइल, यानी कि वीड से हमें ये पता लगेगा कि जो सॉइल है वो गुड है या बैड है। कैसे, कॉलोनम अकर्स इन रिच सॉइल्स व्हाइल सिम्बोपोगोन डिनोट्स पुअर लाइट सॉइल एंड सेजेस आर फाउंड इन इल ड्रेन्ड सॉइल्स, यानी कि एक कोई भी अगर वीड है तो वो हर तरीके के जो सॉइल वगैरह है वहां पर नहीं होगी, है ना। तो यानी कि जैसे ये कॉलोनम लिखा है तो यानी कि रिच सॉइल जो है वहां पर होगी, जो पुअर लाइट सॉइल्स है वहां पर ये सिम्बोपोगोन हो रही है, यानी कि अगर कहीं पर ये सिम्बोपोगोन वीड देखने को मिलती है या सेजेस वीड देखने को मिलती है तो हम वहां की सॉइल की जो कंडीशन है वो भी बता सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की सॉइल होगी। तो ये एज एन इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वीड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक ले लेंगे, दैट इज अबाउट दी वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो हालांकि हम लोगों ने ज्योग्राफी में काफी डिटेल में ये चीजें जो है वो डिस्कस की है, अबाउट दी वाटरशेड क्या है, वाटर डिवाइड क्या है, ये सब चीजें, ठीक है ना। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। वाटरशेड एक ऐसा एरिया है लैंड का या वाटर का विच इज बाउंडेड बाय ड्रेनेज डिवाइड विद इन विच द सरफेस रन ऑफ कलेक्ट्स एंड फ्लोज आउट ऑफ द वाटरशेड थ्रू अ सिंगल आउटलेट इनटू अ लार्ज रिवर और लेक, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, हालांकि हम लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक ऊंचाई वाला इलाका है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा बना लेंगे तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करिएगा आपकी ये ऊंचाई वाला इलाका है। तो यहां से सपोज कर लीजिए एक नदी निकल रही है, यहां से सपोज कर लीजिए दूसरी नदी निकल रही है, ठीक है। दिस इज रिवर ए, दिस इज रिवर बी। अब ये रिवर बी जो है वो इस तरफ को बह रही है ऐसे करके, और साथ साथ इसकी काफी सारी जो है ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, है ना। जो सहायक नदियां वो भी इससे आके मिल रही होंगी ऐसे ऐसे करके, और ये आगे को बढ़ रही है। सिमिलरली बी की अगर हम बात करें तो बी इस तरफ को आगे बढ़ रहा है, इसके साथ ऐसे करके इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं वो इससे मिल रही होंगी। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इस साइड वाला,
ठीक है, दिस इज ड्रेन्ड बाय रिवर ए, और जो इस तरफ वाला एरिया है दिस इज ड्रेन्ड बाय रिवर बी। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है वाटर शेड। ठीक है, और ये जो बीच की लाइन है ये मैं पहले ज्योग्राफी में भी समझाया है, जो दो वाटर शेड को अलग करती है जो लाइन, उस लाइन को क्या बोला जाता है? ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है, चलिए ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस लाइन को क्या बोला जाता है, जो लाइन इन दो तरीके के वाटर शेड्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, उसको क्या बोला जाता है? प्लीज मेंशन। ठीक है, इसको यहां पर मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि प्लीज मेंशन इन कमेंट्स, क्योंकि पता लगेगा कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लीज मेंशन इन कमेंट। ठीक है, ज्योग्राफी भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे बताइएगा कि ये जो बीच की एक लाइन होती है, जो दो इस तरीके के वाटर शेड्स होते हैं उनको अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो इरिगेशन। अब माइक्रो इरिगेशन में यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ इरिगेशन दिए गए हैं। सबसे पहला है माइक्रो इरिगेशन। ये क्या है? माइक्रो इरिगेशन को डिफाइन किया गया है एज अ मेथड्स इन विच लो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अप्लाइड एट लो प्रेशर एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, माइक्रो यानी कि पानी की जो वॉल्यूम है, जो मात्रा है वो भी कम है, प्रेशर जो है वो भी कम है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, इसमें क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइप्स होंगे ऑपरेटेड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर ऑपरेट करने वाले बहुत सारे पाइप होंगे, एक नेटवर्क होगा पूरा का पूरा। प्री डिटरमिन्ड स्पेसिंग आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर एमिशन वाटर जनरली नोन एज एमिटर्स। ठीक है, यानी कि कुछ स्पेसिंग पर, प्री डिटरमिन्ड स्पेसिंग पर कुछ आउटलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे वाटर एमिट किया जाएगा, और जो जिस तरीके से ये वाटर एमिट होगा, जहां से ये वाटर एमिट होगा, इस तरीके से जो आउटलेट्स है उनको क्या बोला जाएगा? दे आर नोन एज एमिटर्स। ठीक, इसके बाद जो दूसरे तरीके की इरिगेशन है दैट इज योर स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें क्या होता है, इन द स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर। वाटर को जो है वो एयर में स्प्रे किया जाता है एंड अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस समवट रिजेंबलिंग रेन। ठीक, यानी कि इसमें क्या है कि वाटर को हम एयर में स्प्रे करते हैं और उसके बाद इसको ग्राउंड में गिरने के लिए अलाउ किया जाता है, और जब ऊपर हवा से पानी अगर जमीन पर गिर रहा है तो वो कैसा लगता है कि इट्स रिजेंबल समथिंग लाइक रेनफॉल। ठीक है, द स्प्रे इज डेवलप्ड बाय द फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर थ्रू स्मॉल ओरिफिसेस और नोजल्स। और ऑब्वियसली बात है कि पानी को अगर आपको ऊपर हवा में भेजना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो यहां पर किस तरीके का प्रेशर यूज होगा? वी विल यूज हाई प्रेशर। ठीक है, और स्मॉल ओरिफिस और नोजल से वो जाएगा तो देन इट विल बिकम द फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो वो स्प्रे तभी बनेगा जब वो स्मॉल ओरिफिस या नोजल बेसिकली, या ओरिफिस बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। जैसे मान लीजिए कभी आप पाइप होता है ना, आपको एक मैं इसका घरेलू एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कभी आपने गार्डन वगैरह में या कहीं पर भी पाइप लगाया है। ठीक है, अपने घर से आपने पानी का पाइप लगाया है, जो नॉर्मल वाला प्लास्टिक पाइप आता है, फ्लेक्सिबल जो होता है वो। अब कभी तो उसमें से नॉर्मल पानी आ रहा है, जब उसमें से ठीक ठाक वॉल्यूम में पानी आ रहा है, जब उसकी प्रेशर थोड़ा सा ठीक है, आप कभी उसके आगे से थोड़ा सा उसका आउटलेट बंद करके देखिएगा तो क्या होता है कि पानी का जो फ्लो है वो एकदम से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम वो बंद करने की बात कर रहे हैं, उस ओपनिंग को अगर हम छोटे से छोटा रखें, द मिनिमम पॉसिबल अगर ओपनिंग हम रखते हैं तो उसको बोला जाएगा, पहली बात तो यह है ओरिफिस या फिर नोजल। ठीक है, उसके बीच में टेक्निकल डिफरेंस क्या है वो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिएगा कि कोई एक पाइप है, उसके मुंह में यानी कि उसकी जो ओपनिंग है, अगर उसमें बहुत छोटा सा छेद है जहां से पानी बाहर आ रहा है तो उसको हम ओरिफिस या नोजल बोल सकते हैं। ठीक है, और उससे फायदा क्या होगा, एक तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरी बात यह है कि अगर वो ओपनिंग बहुत ही कम होगी तो वो जो पानी बाहर आएगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तो कम आएगा, मतलब आपको ये लगेगा कि पानी जो है वो रेगुलर फ्लो तो कम हो रहा है, बल्कि वो स्प्रे के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जो है घर में भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला इरिगेशन है दैट इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है? देखिए, ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है एंड इन्वॉल्व्स dripping water onto the soil at very low rates from a system of small diameter plastic pipes fitted with outlets called as emitters। इसमें बेसिकली क्या है, ड्रिपिंग का मतलब क्या है कि पानी जो है वो मिट्टी में जा रहा है। ठीक है ना, पानी जो है वो डायरेक्टली मिट्टी में जा रहा है, लेकिन बहुत ही हल्के स्लो रेट में पानी जो है वो उसमें जा रहा है। ठीक है, और वाटर जो है उसको क्लोज टू द प्लांट सप्लाई किया जाता है सो दैट ओनली पार्ट ऑफ द सॉइल इन विच द रूट्स ग्रो इज वेटेड, अनलाइक सरफेस एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन विच इन्वॉल्व्स वेटिंग द होल सॉइल प्रोफाइल। लेकिन इसमें ड्रिप इरिगेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए ये कोई जमीन है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई जमीन है और यहां पर अगर कोई पौधा हो रहा है, ठीक है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर इस तरीके से कोई पौधा हो रहा है, तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा उसमें क्या होगा, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसमें तो मान लीजिए आपका यहां पर कोई एमिटर लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई स्प्रिंकलर लगा हुआ है,
ठीक है, ये इसका आउटलेट है। सिमिलरली यहाँ पर कोई लगा हुआ है, ये इसका आउटलेट है। सिमिलरली यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसका कोई आउटलेट है। तो इससे क्या होगा, जब ये स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा या माइक्रो इरिगेशन होगा तो इससे पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, क्योंकि पानी हवा में जा रहा है और हवा में जाने के बाद पानी जमीन में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर की मिट्टी है वो गीली हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में अंतर क्या है कि हम पानी को बहुत हल्के हल्के जो है वो मिट्टी में डाल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये वाला जो एरिया है, इस प्लांट के अराउंड का ये वाला एरिया, इस प्लांट के अराउंड का ये वाला एरिया, इस प्लांट के अराउंड का ये वाला एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ वही नीचे उसी की जो मिट्टी है वो गीली हो, बाकी जो आसपास की मिट्टी है वो गीली ना हो। ठीक है, तो ये अंतर समझिएगा ड्रिप इरिगेशन में और माइक्रो इरिगेशन या फिर जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद टेरेसिंग की अगर हम बात करते हैं, टेरेसिंग क्या है। ठीक है, टेरेसिंग आप जो वर्ड है वो आया है टेरेस से, और टेरेस का मतलब क्या होता है आप लोगों को सभी को पता होगा, टेरेस का मतलब होता है छत। ठीक, अगर हमारे कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पहाड़ी इलाकों से, ठीक है, जो हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं या कभी हिली एरियाज में गए हुए हैं, तो उन्होंने ये चीज जो है बहुत अच्छे से देखी होगी। ठीक है ना, टेरेस फार्मिंग जो होती है, टेरेस फार्मिंग। और वैसे हालांकि हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, इसीलिए मैंने आपको इस कोर्स में बहुत पहले से बार बार बोला है कि अगर आप लोग इस कोर्स को बिना ज्योग्राफी पढ़े आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट जो है बिल्कुल एक केक वॉक है। बहुत आसान सब्जेक्ट है हालांकि ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस तरीके के कंसेप्ट जो है वो आपको ज्योग्राफी से कैरी फॉर मतलब यहाँ पर कैरी करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। तो टेरेस फार्मिंग में बेसिकली क्या है, टेरेस क्या होता है, टेरेस इज एन एम्बैंकमेंट और रिज ऑफ अर्थ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ स्लोप टू कंट्रोल द रन ऑफ एंड मिनिमाइज द सॉइल इरोजन। तो इसलिए क्यों किया जाता है, रन ऑफ को कंट्रोल करने के लिए और सॉइल इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रन ऑफ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा तो सॉइल इरोजन तो अपने आप ही कम हो जाएगा। रन ऑफ मतलब कि जो पानी लगातार बह रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं, रन ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई हिल है, ऐसे करके हिल का स्लोप होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पर पानी है, ठीक है, अगर कभी बारिश होती है या कुछ भी है, यहां पर अगर पानी आता है तो वो एकदम से नीचे को बहुत तेजी से बह जाएगा। अब जितना तेजी से पानी बहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वह पानी अपने साथ जो सॉइल है, जो टॉप सॉइल होगी उसको भी लेके जाएगा, तो सॉइल इरोजन भी होगा। अब इसी के विपरीत हम लोग क्या करते हैं, इसी जो प्रोफाइल है यानी कि ये जो स्लोप है, इसमें क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसमें टेरेस काट देते हैं। ठीक है, टेरेस मतलब ऐसे करके। अब हम इस पेड़ को मतलब ये जो स्लोप है इसको ऐसे काट देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला जो है, ये हमारा एक खेत हो गया, ये हमारा एक खेत हो गया, ठीक है ना, मतलब फार्म जो है हमारा एक वो एग्रीकल्चर लैंड हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि दो फायदे हैं, एक तो रन ऑफ जो है वो कम होगा, और रन ऑफ अगर कम होगा तो सॉइल इरोजन भी अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें आप बिल्कुल समझ रहे हैं। इसको बोला जाता है टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीनुमा खेत भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, सीढ़ीनुमा खेत। जो लोग हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं उन्होंने बहुत आसानी से ये चीजें जो है वो देखी होंगी, क्योंकि वहां पर ये चीजें होती हैं, है ना, और या फिर कोई अगर गए भी होंगे तो उन्होंने भी देखी होगी। अदरवाइज ये चीजें क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लेंथ ऑफ द हिल साइड स्लोप को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, thereby reducing the sheet and rill erosion and prevents formation of gullies। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर शीट इरोजन और रिल इरोजन नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद गलीज का फॉर्मेशन या गली इरोजन तो नहीं होगा, क्योंकि पहले शीट होता है, फिर रिल इरोजन होता है, फिर गलीज इरोजन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में हमने फिर से डिस्कस की हुई हैं, तो ज्यादा इसको डिटेल में यहाँ पर लेके नहीं चलेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाएगा दैट इज अबाउट दी सॉइल। अब हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम लोगों को जो है सॉइल प्रोफाइल वगैरह के बारे में भी पढ़ना है। हालांकि ज्योग्राफी में भी हमने फिर से वही बात है कि पढ़ा हुआ है। अगर आप सीधे सीधे जाके एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 6 है ऑफ द बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वहां पर देखेंगे तो डेडिकेटेड चैप्टर दिया हुआ है सॉइल को लेकर। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यही एक इस एग्जाम की खासियत है कि आपको जो हर सब्जेक्ट है या जो कंसेप्ट है वो कभी कभी कैरी करने पड़ते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली इस तरीके से जैसे साइंस है, साइंस से आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है वो ज्योग्राफी में कैरी करेंगे, ज्योग्राफी से जो कंसेप्ट्स हैं आप वो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में कैरी कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके की जो इंटरलिंकिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स है या जो आप कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट्स है, वो इस तरीके के एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी खूबी है। ठीक है, या खासियत है। चलिए सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल क्या है, सॉइल है थिन लेयर ऑन टॉप ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। ठीक है, थिन लेयर होती है कहां पर, अर्थ की जो लैंड सरफेस है उसके टॉप पर। ठीक है, ये थिन लेयर क्या करती है, दिस थिन लेयर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एंड डीपली अफेक्ट्स एवरी अदर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है,
ये एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और ये इकोसिस्टम के बाकी सारे पार्ट्स को इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट करती है। सॉइल जो है वो 3 मेन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। पहला तो है मिनरल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, दूसरा है ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और तीसरा है ओपन स्पेसेस दैट कैन बी फिल्ड विद एयर और वाटर। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है वो सॉइल बनती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये 3 क्या है, सॉइल के मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अ गुड सॉइल for growing most plants should have about 45 minerals with a mixture of sand, silt and clay, 5% organic matter, 25% air and 25% वाटर। यानी कि किसी भी, अगर हम एक गुड सॉइल की बात करते हैं, यानी कि जिस सॉइल में ज़्यादातर प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएंगे, तो उसमें उसकी कंपोजिशन लगभग इतनी होनी चाहिए कि 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर और 25% एयर और वाटर उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सॉइल डेवलप कैसे करती है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्टिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैसिव फैक्टर्स होते हैं। ये सब चीज़ें हमने ज्योग्राफी में डिस्कस करी हुई है काफ़ी डिटेल में। तो जो लोग वहाँ से कोर्स को पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको बहुत चीज़ें आसान लग रही होंगी। और प्लीज़ जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं वो लोग एक बार जाके ज़रूर से उस चीज़ों को दोबारा से पढ़ें, क्योंकि मैंने फिर से आपको बताया कि एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो ज्योग्राफी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, अगर ज्योग्राफी आपको समझने में या पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर आपको ये सब्जेक्ट में भी दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की वजह से आपके 2-3 सब्जेक्ट जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा मत करिए, ज्योग्राफी काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पहले जितने सारे वीडियोज़ हम लोगों ने कवर किए हैं, 11th-12th की 4 बुक्स हैं, उनको आप लोग जाके पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई इशू है, या अगर आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो साइंस का नहीं रहा है, आर्ट्स का नहीं रहा है बचपन से, ठीक है ना, वैसे हालांकि 10th क्लास तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका काफ़ी समय हो गया और 10th करे हुए अगर आप भूल गए हो चीज़ों को, ठीक है, या बचपन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा या वटेवर, ठीक है, तो अगर आप लोगों का बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं रहा है तो भी आप लोग जाके जो है वो एक बार नीचे की जो क्लासेस है, 9th की क्लास से आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर उसमें भी तकलीफ है तो आप 6th क्लास से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से या कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक आपको सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा ही, और आप उसको छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारी बुक से, हमारे कोर्सेज से कवर करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जो लोग यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं उनको यहाँ पर कितनी हेल्प मिल रही है, वो चीज़ें कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है वो समझ पा रहे हैं, प्लीज़ इसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल डेवलप करती है उसको लेकर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पेरेंट मटेरियल क्या है, दिस रेफर्स टू द रॉक एंड मिनरल फ्रॉम विच द सॉइल डिराइव्स। यानी कि ये वो रॉक और मिनरल्स हैं जहां से सॉइल निकल के आती है, यानी कि ये सॉइल का क्या होगा, एक तरीके से सोर्स हो गए। ठीक, द नेचुरल ऑफ द पेरेंट रॉक विच कैन बी आइदर नेटिव टू द एरिया और ट्रांसपोर्टेड टू द एरिया बाय विंड, वाटर और ग्लेशियर हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अल्टीमेट सॉइल प्रोफाइल। यानी कि ये जो पेरेंट रॉक है इनका जो भी नेचर है, ठीक है, अब वो पहली बात तो ये है कि ये जो पेरेंट रॉक है वो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है वहीं पर, मतलब वहीं के नेटिव हो, यानी कि हमेशा से वहीं पर हो। नेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि उस एरिया में जो है वो विंड, वाटर और ग्लेशियर के थ्रू भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट किए गए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो नेचर है, जो पेरेंट रॉक का नेचर है, वो अल्टीमेट सॉइल प्रोफाइल के ऊपर क्या करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। इसको हम प्रेसिपिटेशन से और टेम्परेचर से मेजर करेंगे। इट रिजल्ट्स इन पार्शियल विदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल विच फॉर्म्स द सबस्ट्रेट फॉर सॉइल। ठीक है, यानी कि अब ये प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर की वजह से हम मेजर करेंगे क्लाइमेट को, और उससे क्या होगा कि जो पेरेंट मटेरियल है उसकी पार्शियल विदरिंग होगी। विदरिंग का मतलब होता है कि स्मॉल पार्ट्स में टूटना। ठीक है, और वो स्मॉल पार्ट में टूटेगा तो उससे जो सॉइल है उसका सबस्ट्रेट जो है वो बनेगा। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियल होते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, फंगाई, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेल्स एक्सेट्रा, दैट हेल्प टू डिकम्पोज लिटर एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो लिटर होता है उसको ये डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज वगैरह हैं, और ये या फिर इस तरीके कुछ फंगाई, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेल्स वगैरह हैं, और न्यूट्रिएंट को भी रिसाइकिल करने में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद अगला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है, इट रेफर्स टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकेशन वेयर द सॉइल इज फॉर्म्ड। यानी कि ये उस लोकेशन का क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जहां पर सॉइल फॉर्म हो रही है। टोपोग्राफिक फैक्टर जो सॉइल की प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है, वो है ड्रेनेज, वहाँ के स्लोप का डायरेक्शन, वहाँ का एलिवेशन और विंड एक्सपोजर। इन सब की वजह से भी जो सॉइल है उसमें फर्क आता है।
With sufficient time, a mature soil profile reaches a state of equilibrium. Feedback mechanisms involving both abiotic and biotic factors work to preserve the mature soil profile. और relative abundance of silt, sand and clay is called the soil texture. यानी कि soil के texture का मतलब क्या है कि soil में कितना ज़्यादा sand है, कितना ज़्यादा silt है, कितना clay है, that is all soil texture. ठीक. इसके बाद soil के component की अगर हम बात कर लें तो इसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट है, जैसे कि देखिए क्ले है, ग्रेवल है, लोम, सैंड, सिल्ट, ये क्या होता है? ठीक है, क्ले का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कैसे होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे, और फाइन पार्टिकल्स होंगे तो वो आपस में एकदम से जो है वो मिल जाएंगे, है ना, साथ आ जाएंगे, तो यानी कि कॉम्पैक्ट कर जाएंगे बड़ी आसानी से। ये फॉर्म करते हैं, ये बनाते हैं लार्ज डेंस क्लम्स व्हेन वेट, यानी कि जब ये गीले हों तो ये डेंस क्लम्स बनाते हैं। क्लम्स मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, ये लो परमेबिलिटी टू वाटर होता है, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉम्पैक्ट बड़ी आसानी से कर लेंगे और इस तरह गुच्छे वगैरह बनाएंगे तो इसमें पानी जो है वो आसानी से इसके थ्रू नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो परमेबिलिटी टू वाटर इसकी कम है, देयरफॉर अपर लेयर्स बिकम वाटरलॉग्ड, यानी कि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो क्या हो जाएगी, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम ग्रेवल की बात करते हैं तो ये कोर्स पार्टिकल है और इसमें रॉक फ्रेगमेंट जो है, यानी कि रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े वगैरह हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद लोम की अगर हम बात करें तो इसका इक्वल मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट एंड ह्यूमस, दैट इज नोन एज लोम। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, रिच है, होल्ड्स वाटर बट डज नॉट बिकम वाटरलॉग्ड, यानी कि वाटर को होल्ड तो कर सकती है लेकिन वाटरलॉग ये नहीं होती है। इसके बाद सैंड की अगर हम बात करते हैं तो सेडिमेंट्री मटेरियल कोर्सर देन सिल्ट। ठीक है, स्लिट नहीं होगा, ये सिल्ट होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वाटर फ्लोज थ्रू टू क्विकली फॉर मोस्ट क्रॉप्स। अब ये सैंड मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने थोड़ा सा बात की थी अबाउट दिस, कि जो सैंड वाला सॉइल होगा उसमें पानी जो है वो एकदम से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, क्रॉप्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये गुड है जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऐसे क्रॉप्स और प्लांट जिनको लो अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है उनके लिए इस तरीके की सैंड जो है वो ठीक है। इसके बाद सिल्ट की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स बिटवीन द साइज ऑफ सैंड एंड क्ले। तो यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि क्ले का जो साइज है वो सबसे छोटा है, उसके बाद बीच में आता है सिल्ट, और सबसे जो बड़ा इनमें से साइज है पार्टिकल्स का, दैट इज योर सैंड। ठीक है, और इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, पानी के द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। सॉइल क्या है? सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स डिफरेंशिएटेड इनटू होराइजन्स। ठीक है, होराइजन्स मतलब अभी देखेंगे हम लेयर तरीके की होती है और यूजुअली अनकंसोलिडेटेड होती है, वेरिएबल डेप्थ की होती है, विच डिफर्स अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज फ्रॉम द अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल इन मॉर्फोलॉजी। जो पेरेंट मटेरियल होता है उससे मॉर्फोलॉजी में उसका जो फिजिकल मेकअप है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होती है, थोड़ा सा डिफर करती है, अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद सॉइल प्रोफाइल की बात कर लें तो द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as soil profile। तो soil profile क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, पहली बात। ठीक है, जिसमें वेरियस लेयर्स आपको दिखाई देंगी और टॉप लेयर से लेकर या फिर जो सरफेस लेयर है वहां से लेकर हम नीचे को बढ़ेंगे और जहां पर हमारा अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल जो है वहां तक हम जाएंगे, उस पूरे के पूरे वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, और इसी की जो वेरियस लेयर्स है उनको बोला जाता है होराइजन्स। ठीक है, 5 मास्टर होराइजन्स होते हैं सॉइल प्रोफाइल में, और नॉट ऑल सॉइल प्रोफाइल्स कंटेन ऑल 5 होराइजन्स एंड सो सॉइल प्रोफाइल्स डिफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। लेकिन मतलब जनरली अगर हम बात करें तो 5 मास्टर होराइजन होते हैं, लेकिन सारी की सारी जो सॉइल प्रोफाइल है उनमें जरूरी नहीं है कि ये 5 के 5 होराइजन हो, इसलिए जो सॉइल प्रोफाइल है वो एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे तो हर जगह का सॉइल प्रोफाइल जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये देखिए डायग्राम की मदद से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, ये आपका सरफेस है, ठीक है ना, ये आपको सरफेस दिख रहा है जहां पर पेड़ पौधे उग रहे हैं। इसके बाद धीमे धीमे करके हम नीचे को बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि यहां पर जाके जो हम ये अनविदर्ड पेरेंट मटेरियल में आ गए, तब तक से लेकर जो ऊपर तक है दे आर ऑल योर सॉइल प्रोफाइल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है OAEBC, है ना, तो ये सारे के सारे। तो इसके बाद जो 5 मास्टर होराइजन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो दे आर OAEB एंड C। एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। O क्या है? O होराइजन जो है वो सरफेस होराइजन है, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी कि ये जो O होराइजन है सरफेस है और यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जहां जो कि वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन में प्रेजेंट रहता है। मोस्ट प्रोमिनेंट है ये फॉरेस्टेड एरियाज में, वेयर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। यानी कि जो ट्रीज वगैरह से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं, जहां पर वो चीजें ज्यादा होंगी
वहां पर ये जनरली ज्यादा पाई जाती है फॉरेस्टेड एरियाज में, ठीक है। इसके बाद ए होराइजन की हम बात कर लें तो ए होराइजन क्या है, ये भी एक सरफेस होराइजन है दैट लार्जली कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। यानी कि सरफेस होराइजन जहां पर बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल है वो तो आपका ओ हो गया, और सरफेस होराइजन जहां पर आपका मिनरल्स वगैरह हैं जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले है विद एप्रिशिएबल अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो वो क्या हो जाएगा, ए होराइजन, ठीक। दिस होराइजन इज प्रीडोमिनेटली द सरफेस लेयर ऑफ मेनी सॉइल्स इन ग्रासलैंड्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक है। ग्रासलैंड और एग्रीकल्चरल लैंड में यही उसका क्या है, सरफेस प्रोफाइल या सरफेस लेयर भी है। इसके बाद जो अगली होराइजन है इसके नीचे दैट इज ई होराइजन इज अ सब सरफेस होराइजन, ये सरफेस नहीं है, देखिए अब ये सब सरफेस यानी कि सरफेस से नीचे हम आ गए, एंड दैट हैज बीन हेवीली लीच्ड, यहां पर जो लीचिंग है वो काफी ज्यादा हो रही है। लीचिंग क्या होती है, लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू प्रेसिपिटेशन और इरिगेशन। लीचिंग में बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए मिनरल्स, जो सॉल्ट्स वगैरह, जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं सॉइल में, अगर हम उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो सारे के सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, वो पानी के साथ नीचे की तरफ को मूव करेंगे, है ना, टुवर्ड्स दी अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो उसको प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग, यानी कि यहाँ पर जो ई की जो सब सरफेस होराइजन है वहां पर हेवीली लीचिंग हुई है। इसके बाद बी सरफेस होराइजन की अगर हम बात करते हैं, सॉरी मतलब बी होराइजन की बात करते हैं तो ये भी एक सब सरफेस होराइजन ही है दैट हैज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द लेयर्स अबव। अब इसके ऊपर की जो भी लेयर्स है वहां से इकट्ठा होते हुए ये बी होराइजन बना है। इट इज अ साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स दैट हैव लीच्ड फ्रॉम द अबव लेयर्स अबव, ठीक है। जो लेयर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर से जो लीचिंग हो रही है उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ साथ नीचे की तरफ को जाते जाएंगे और इस लेयर में आके वो क्या होते हैं, जनरली वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपके जो लीचिंग का न्यूट्रिएंट है, यानी कि जो लीचिंग की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है वो इकट्ठा हो रहे हैं, वो कौन से होराइजन में होंगे, दे अकर इन बी होराइजन, ठीक। इसके बाद सी होराइजन की बात करें तो ये भी एक सब सरफेस होराइजन ही है, लीस्ट विदर्ड होराइजन है, ठीक। ऑल्सो नोन एज दी सेप्रोलाइट, इट इज अनकंसोलिडेटेड एंड लूज पेरेंट मटीरियल, यानी कि पेरेंट मटीरियल का तो ये पार्ट है लेकिन ये लूज है, ठीक। इसके बाद आर की अगर हम बात करें तो ये अनविदर्ड रॉक है, एग्जिस्ट बिलो द पेरेंट मटेरियल, यानी कि पेरेंट मटेरियल के जो नीचे जहां पर अनविदर्ड रॉक है, यानी कि बिल्कुल भी रॉक क्या है वो टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, अनविदर्ड है, वो होगा आपका आर होराइजन, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। इसके बाद सॉइल टेक्सचर क्या रेफर करता है टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स और इट इज द रिलेटिव परसेंटेज बाय वेट ऑफ द थ्री सॉइल सेपरेट्स विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले और सिंपली रेफर्स टू द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। वही मैंने आपको बताया कि सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या है कि इस जो सॉइल है उसमें कितनी ज़्यादा सैंड है, कितनी ज़्यादा क्ले है, कितनी सिल्ट है, वो सॉइल टेक्सचर को डिफाइन करता है, ठीक है। लोम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ड्रेनेज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स इन द सॉइल मास इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात की गई है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल क्या है, कैरेक्टराइज बाय हायर अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, सैलाइन वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें सॉल्ट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो इसमें ज्यादा होगी और उससे क्या है कि जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो इफेक्टेड रहेगी, ठीक है। अगली सॉइल है सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल्स क्या है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडिक, मतलब नाम आया है सोडियम से, इसमें भी सोडियम ज्यादा होगा इन द कॉम्प्लेक्स विद द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज एक्सीडिंग 15% इन द पीएच इज मोर देन 8.5, यानी कि एक तरीके से क्या है, दे आर बेसिक सॉइल्स, ठीक है, क्योंकि पीएच इसका कितना है 8, 8.5 से ज्यादा। इसके बाद एसिड सॉइल है। एसिड सॉइल में क्या है, पीएच की मात्रा बहुत कम है, 6 से कम। इसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं और जो Al3+ आयंस हैं, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम आयंस हैं वो ज्यादा होंगे और उससे क्या होगा कि एसिडिटी होगी और जो हमारे फॉस्फोरस, हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और ये सारे के सारे चीज़ें, बोरॉन, ये इसमें क्या होंगे, इसमें इसकी डेफिशिएंसी होगी। और हमने ये चीज़ें जो है आपको पता होगी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के वहाँ पर पढ़े हैं कि ये जो है क्रॉप ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो अगली सॉइल है दैट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या है, प्रीडोमिनेंट अमाउंट ऑफ सैंड रहती है रिजल्टिंग इन हायर पर्कुलेशन रेट्स एंड द न्यूट्रिएंट लॉसेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सैंडी पार्टिकल होंगे या जो सैंडी सॉइल होगी उसमें पर्कुलेशन रेट, मतलब उसके थ्रू जो पानी के ट्रांसफर होने की रेट है वो ज़्यादा होगी और उससे भी क्या होगा कि जो लीचिंग वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और न्यूट्रिएंट का लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया है एल्कलाइन सॉइल। ये सॉइल जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है, यूजुअली 8.5 से ज़्यादा होता है, उसको हम एल्कलाइन कंसिडर करते हैं। एल्कलाइन सॉइल जो है वो एरिड रीजन्स में पाई जाती है जहां पर 25 इंच से कम रेनफॉल होती है पर ईयर में, ठीक।
इसके बाद अगला है कैल्शेरियस सॉइल। कैल्शेरियस सॉइल मतलब यहां पर होती है कंकर नोड्यूल्स इन द प्लो जोन एंड सबसॉइल। प्लो जोन जो है यानी कि जहां पर हम प्लोइंग करते हैं, ठीक है, और जहां पर जो इसकी सबसॉइल है वहां पर कंकर नोड्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगली सॉइल है दैट इज योर एल्फी सोल। एल्फी सोल क्या होता है? सॉइल्स विद ग्रे टू ब्राउन सरफेस होराइजन। ठीक है, ऐसी सॉइल जिसका जो होराइजन है वो कैसे है? ग्रे टू ब्राउन सरफेस होराइजन है, मीडियम टू हाई सप्लाई ऑफ बेसिस एंड बी होराइजन ऑफ एल्यूवियल clay accumulation. These soils formed mostly under forest or savanna vegetation in climates with slight to pronounced seasonal moisture deficit. यानी कि जहां पर मॉइस्चर की थोड़ा सा कमी होगी वहां पर ये होंगे। इसके बाद एरिडी सोल की अगर हम बात करें तो ये मिनरल सॉइल्स हैं जिसमें एरिडिक मॉइस्चर रिजीम है, यानी कि जहां पर क्या होगा कि एरिड रीजन होगा वहां पर ये सॉइल पाई जाएगी और इनको जो है वो डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात कर ली, सॉइल होराइजन की बात कर ली। ये हालांकि ये सारी की सारी चीजें जो मेरे को पहले ही बता रहा हूं कि ज्योग्राफी का पार्ट है, वहां पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस की है। यहां पर थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने वो कोर्स पढ़े हुए हैं उनके लिए रिविजन है। अदरवाइज बाकी जितनी चीजें इस एग्जाम के लिए या इस सब्जेक्ट के तौर पर जरूरी है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इसको जो है इतना ही रखते हैं। इसके आगे का पार्ट जो है वो अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, आगे का चैप्टर, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है वो हमसे जरूर आप पूछ सकते हैं। फुल कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां के थ्रू जाके आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर उसमें एनरोल करने में या एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आपको आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, वहां पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे अपनी कोई भी बात शेयर करने के लिए या कोई भी और क्वेरी है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी अपनी बात जो है वो हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।